इतिहास के पन्नों में ऐसी नगरियां छुपी हैं जो कभी जीवन से भरी थीं और आज सिर्फ खामोश खंडहर हैं। टूटी दीवारें, वीरान चौक और पत्थरों पर उकेरे गए निशान हमें बुलाते हैं कहानियां सुनाने के लिए, जिनके जवाब शायद अब भी किसी को नहीं मिले। आइए चलते हैं उस सफर पर जहां हर मोड़ पर अतीत की परछाइयां हमारी राह देख रही हैं। नंबर 1, परपेरिकॉन, चट्टानों में छुपा भविष्यवाणी का मंदिर। बुल्गारिया के रोडोपे पर्वतों में बसा परपेरिकॉन कोई साधारण खंडहर नहीं, बल्कि रहस्यों का ऐसा केंद्र है जहां इतिहास और मिथक आपस में घुल मिल जाते हैं। इसे माचू पिच्चू ऑफ द बाल्कन भी कहा जाता है। यह जगह प्राचीन काल से ही पवित्र मानी जाती थी और यहाँ धार्मिक अनुष्ठान, भविष्यवाणियां और देवताओं की पूजा की जाती थी। जब आप इन चट्टानों पर बने विशालकाय मंदिरों और किलों को देखते हैं तो लगता है मानो पत्थर खुद इंसानी नियति का हिसाब लिख रहे हों। पुरातत्वविदों के अनुसार यहाँ 6ठी सहस्राब्दी ईसा पूर्व से लोग बसे हुए थे। हजारों सालों तक यह जगह धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रही। सबसे महत्वपूर्ण था यहाँ का मंदिर, जिसे देवता डायोनिसस को समर्पित माना जाता है। किंवदंतियों में लिखा है कि इसी मंदिर में सिकंदर महान को उसके भविष्य के साम्राज्य की भविष्यवाणी सुनाई गई थी कि वह पूरी दुनिया जीत लेगा। अगर यह सच है तो परपेरिकॉन केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि इतिहास की दिशा तय करने वाला स्थान था। यहाँ के खंडहरों में विशाल सभागार, वेदियां, सुरंगें और पत्थर के बने कमरे मिले हैं। इन सबको देखकर लगता है कि यह जगह केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक केंद्र भी रही होगी। पत्थरों को इस तरह तराशा गया है कि वे अब भी अपने आकार और मजबूती से खड़े हैं। बिना किसी आधुनिक औजार के इस तरह का काम करना आज भी रहस्य है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ आज भी ऊर्जा बहती है। कई पर्यटक बताते हैं कि मंदिर के अवशेषों में खड़े होकर उन्हें एक अजीब सी कंपन महसूस होती है, मानो चट्टानें अब भी कुछ फुसफुसा रही हों। रात के समय यहाँ का माहौल और भी रहस्यमय हो जाता है। पहाड़ों से आती ठंडी हवा और चारों ओर फैली खामोशी इसे किसी अलौकिक स्थल में बदल देती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि यहाँ उन्हें परछाइयां दिखी, मानो कोई पुराना पुजारी अब भी अपनी वेदी पर पूजा कर रहा हो। मध्यकाल में परपेरिकॉन एक मजबूत किले के रूप में भी जाना जाता था। यहाँ से पूरे क्षेत्र पर नजर रखी जाती थी और कई बड़े युद्धों का गवाह भी यही स्थान रहा। लेकिन धीरे धीरे समय और आक्रमणों ने इसे खंडहर में बदल दिया। फिर भी इसकी दीवारें अब भी मजबूती से खड़ी हैं, जैसे अपनी कहानियों की रक्षा कर रही हों। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की है, क्योंकि यह स्थल केवल बुल्गारिया का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का खजाना है। यहाँ के खंडहर हमें बताते हैं कि इंसान हमेशा से भविष्य जानना चाहता था। उसने देवताओं से प्रश्न पूछे, वेदियों पर बलिदान दिए और हर पत्थर में आस्था को गढ़ा। आज जब कोई यात्री परपेरिकॉन की ऊंचाई पर खड़ा होता है तो सामने फैले पहाड़ और नीचे बसा जंगल उसे ऐसा एहसास कराते हैं मानो वह किसी और ही समय में पहुंच गया हो। हवा में एक अजीब सी गूंज होती है जो यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सचमुच इन चट्टानों में अब भी कोई गुप्त शक्ति छुपी है। सवाल यह है, क्या यह केवल एक प्राचीन मंदिर का खंडहर है या फिर यह सचमुच ऐसा द्वार है जहां से देवता इंसानों को उनका भविष्य बताते थे। नंबर 2, स्टोनहेंज, आकाश से जुड़ा पत्थरों का रहस्य। इंग्लैंड के सैलिसबरी मैदान पर खड़े हैं स्टोनहेंज के विशाल पत्थर, जिन्हें देखकर हर किसी के मन में सबसे पहला सवाल यही उठता है, आखिर इनका रहस्य क्या है। 4 मीटर ऊंचे और लगभग 25 टन वजनी पत्थरों को एक वृत्ताकार ढंग से इस तरह खड़ा किया गया है मानो ये आकाश और धरती के बीच कोई गुप्त संवाद कर रहे हों। हजारों साल पुरानी यह संरचना आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए पहेली बनी हुई है। स्टोनहेंज की उम्र का अनुमान 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच का लगाया जाता है। यानी यह उन सभ्यताओं के द्वार की रचना है जिनके पास न लोहे के औजार थे, न पहिए, न आधुनिक तकनीक। फिर भी इन पत्थरों को सैकड़ों किलोमीटर दूर वेल्स के प्रेसली हिल्स से लाकर यहां खड़ा किया गया। सवाल यह है, कैसे?
क्या उन्होंने लकड़ी के रोलर्स का इस्तेमाल किया या नावों से नदी के रास्ते पत्थरों को पहुंचाया? या फिर क्या उनके पास कोई ऐसा ज्ञान था जो आज हमसे खो गया है? स्टोनहेंज का असली रहस्य केवल इसके निर्माण में ही नहीं बल्कि इसके उद्देश्य में भी छुपा है। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक मंदिर था जहां देवताओं की पूजा होती थी। कुछ इसे कब्रगाह बताते हैं, जबकि कई शोधकर्ता इसे खगोलीय वेधशाला मानते हैं। सबसे रहस्यमयी तथ्य यह है कि यह संरचना ग्रीष्म अयनांत समर सोल्स्टिस और शीत अयनांत विंटर सोल्स्टिस के दौरान सूर्य की सीधी किरणों के साथ बिल्कुल सटीक रूप से संरेखित होती है। यानी यहां खड़े लोग हजारों साल पहले ही सूर्य के वार्षिक चक्र को समझ चुके थे। कई किंवदंतियां तो इसे और भी अलौकिक बनाती हैं। कहा जाता है कि यह पत्थर जादूगर मर्लिन ने अपनी शक्तियों से यहां स्थापित किए थे। कुछ लोग मानते हैं कि यह स्थान परग्रही प्राणियों का उतरने का स्थल था, जिन्होंने इंसानों को खगोलीय रहस्य सिखाए। रात के अंधेरे में जब चांद की रोशनी इन पत्थरों पर पड़ती है तो उनका साया एक अजीब आकृति बनाता है, जिसे देखकर लगता है मानो यह किसी गुप्त संदेश का हिस्सा हो। स्टोनहेंज केवल अतीत की संरचना नहीं बल्कि यह समय के पार फैला हुआ एक पुल है। यहां आने वाले कई पर्यटक बताते हैं कि वे यहां खड़े होकर अजीब सी ऊर्जा महसूस करते हैं। कुछ कहते हैं कि यह ऊर्जा सकारात्मक होती है जो शरीर को हल्का कर देती है, जबकि कुछ इसे भारीपन और बेचैनी के रूप में अनुभव करते हैं। यह रहस्यमयी कंपन मानो यह बताती है कि पत्थर केवल पत्थर नहीं है बल्कि किसी गहरे रहस्य की चाबी है। 1986 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया, लेकिन तब से आज तक भी इसका रहस्य पूरी तरह खुला नहीं है। वैज्ञानिकों ने इसके चारों ओर खुदाई की, अस्थियां और पुरानी वस्तुएं पाई, परंतु इसके असली उद्देश्य पर अब भी सहमति नहीं बन पाई। आज जब आप स्टोनहेंज की ओर बढ़ते हैं और धीरे धीरे इन विशाल पत्थरों के घेरे में प्रवेश करते हैं तो एक अनजाना डर और आकर्षण दोनों महसूस होता है। हवा की ठंडक, मैदान की शांति और पत्थरों की ऊंचाई आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या यह स्थान सचमुच इंसानों ने बनाया था या फिर किसी और ही शक्ति ने। स्टोनहेंज हमें यह याद दिलाता है कि इंसान का इतिहास उतना सरल नहीं जितना हम मानते हैं। हमारे पूर्वज शायद उतने अनजान नहीं थे जितना हमें लगता है। सवाल यह है, क्या स्टोनहेंज केवल एक धार्मिक स्थल था या यह सचमुच आकाश और धरती को जोड़ने वाला द्वार है जिसकी गुत्थी अब भी अनसुलझी है? नंबर 3, एनी। हजार चर्चों का शहर तुर्की और आर्मेनिया की सीमा पर बसा आनी एक ऐसा शहर है जो कभी अपनी भव्यता और समृद्धि के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था। इसे सिटी ऑफ 1001 चर्चेज यानी 1000 चर्चों का शहर कहा जाता था, क्योंकि यहाँ हर गली, हर मोहल्ले और हर चौक पर धार्मिक और स्थापत्य कला के अद्भुत नमूने खड़े थे। लेकिन आज यह जगह खामोश खंडहरों में तब्दील है। वीरान मैदान में बिखरे मंदिर, गिरे हुए गुंबद और टूटी हुई दीवारें जो अपने सुनहरे अतीत की कहानियां अब भी फुसफुसाती हैं। 11वीं शताब्दी में आनी दुनिया के सबसे बड़े शहरों में गिना जाता था। इसकी जनसंख्या 1 लाख से भी अधिक थी और यह रेशम मार्ग पर व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ऊंची ऊंची दीवारें, 4 किलोमीटर लंबा किला और भव्य कैथेड्रल इस बात की गवाही देते थे कि यह शहर न केवल धार्मिक बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से भी कितना शक्तिशाली था। लेकिन कहते हैं कि समृद्धि जितनी तेजी से आती है उतनी ही जल्दी छिन भी जाती है। आनी के पतन की शुरुआत आक्रमणों और युद्धों से हुई। बीजांटिन साम्राज्य, सेल्जुक तुर्क और मंगोल सेनाएं बारी बारी से इस शहर पर टूटी। हर आक्रमण ने इसकी आत्मा को थोड़ा थोड़ा कर कमजोर किया, लेकिन असली विनाश 1319 में आया जब एक भयानक भूकंप ने इस नगरी को हिला दिया। ऊंचे मंदिर और चर्च गिर गए, दीवारें टूट गई और लोग डरकर शहर छोड़कर चले गए। धीरे धीरे आनी एक सुनसान मैदान में बदल गया जहां बस हवा और धूल रह गई। किंवदंतियों के अनुसार आनी को उसके ही वैभव ने शापित कर दिया। लोग कहते हैं कि इतनी धार्मिक नगरी में सत्ता और धन का लालच बढ़ने लगा था और देवताओं ने इसे अपने क्रोध से मिटा दिया। रात के समय यहां आने वाले कुछ लोग दावा करते हैं
कि उन्होंने टूटी हुई दीवारों के बीच घंटियों की हल्की आवाज सुनी, जबकि यहां अब कोई चर्च सक्रिय नहीं है। कई बार यहां से गुजरने वाले चरवाहे बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य आंखें उन्हें देख रही हों। आनी का कैथेड्रल इसकी पहचान था। विशाल मेहराब और ऊंचे स्तंभों वाला यह मंदिर आज भी अपनी टूटन में भी शानदार दिखाई देता है। इसके अलावा सेंट ग्रेगरी का चर्च, जो गहरे रंग के पत्थरों से बना था, आज भी किसी चमत्कार जैसा लगता है। हर इमारत आर्मेनियाई स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, लेकिन इन इमारतों की खामोशी अब और भी डरावनी लगती है। 2016 में यूनेस्को ने आनी को विश्व धरोहर घोषित किया, लेकिन इसके बावजूद यहां सन्नाटा इतना गहरा है कि लगता है मानो समय ही रुक गया हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक है और खंडहरों में घूमते हुए ऐसा महसूस होता है कि यह शहर पूरी तरह मृत नहीं है। शायद इसकी आत्मा अब भी जिंदा है, अपनी दीवारों और गुंबदों में कैद होकर। आज जब यात्री आनी आते हैं तो उन्हें केवल पत्थर और खंडहर नहीं मिलते, बल्कि एक ऐसा अनुभव मिलता है जो इतिहास से परे है। हर टूटी हुई दीवार एक अनकही कहानी सुनाती है। हर गिरा हुआ गुंबद इस शहर के खोए हुए वैभव की याद दिलाता है। सवाल यही है, क्या आनी सिर्फ एक प्राचीन शहर है जो समय और आपदाओं में खो गया, या यह सचमुच एक शापित नगरी है जिसकी गूंज आज भी इन वीरान मैदानों में सुनाई देती है? नंबर 4, परसेपोलिस, फारस का जला हुआ साम्राज्य। ईरान की जाग्रोस पहाड़ियों के बीच एक विशाल पत्थरीले पठार पर फैला है परसेपोलिस, जिसे प्राचीन काल में फारसियों का नगर कहा जाता था। यह अखेमेनिड साम्राज्य की शान और शक्ति का प्रतीक था, जहां दुनिया भर से दूत और व्यापारी आकर सम्राट को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। लेकिन आज यह जगह सिर्फ टूटे खंभों और जली हुई दीवारों में बदल चुकी है। एक ऐसा खंडहर जो अपनी राख में भी इतिहास और रहस्य दोनों को समेटे बैठा है। परसेपोलिस की नींव 518 ईसा पूर्व में डेरियस महान ने रखी थी। यह केवल एक राजधानी नहीं, बल्कि साम्राज्य की आत्मा थी। यहां बने विशाल महल, स्तंभों से सजे प्रांगण और पत्थरों पर उकेरी गई नक्काशियां दुनिया को चकित करती थी। अपादाना पैलेस इतना बड़ा था कि उसमें 10,000 से अधिक लोग एक साथ इकट्ठा हो सकते थे। इसके स्तंभों पर दर्जनों राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को श्रद्धांजलि चढ़ाते हुए दिखाया गया है। यूनान से लेकर भारत तक, मिस्र से लेकर बाबुल तक। यह चित्रण केवल कला नहीं था, बल्कि उस साम्राज्य की शक्ति का ऐलान था जो चारों दिशाओं पर छाया हुआ था। परसेपोलिस को देखकर लगता है कि यह केवल एक शहर नहीं, बल्कि एक धार्मिक और राजनीतिक मंच था। यहाँ विशाल सीढ़ियों से गुजरते हुए लोग खुद को सम्राट की शक्ति और देवताओं की महिमा के सामने झुका हुआ महसूस करते थे। हर पत्थर और हर नक्काशी यह बताती थी कि अखेमेनिड साम्राज्य केवल सैन्य बल से नहीं, बल्कि आस्था और प्रतीकों से भी लोगों पर राज करता था। लेकिन इसका सबसे बड़ा रहस्य है इसका विनाश। 330 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने फारस पर विजय पाई और परसेपोलिस में प्रवेश किया। कुछ कहते हैं कि नशे में धुत होकर उसने महल में आग लगा दी, तो कुछ मानते हैं कि यह जानबूझकर बदला लेने का कदम था, क्योंकि वर्षों पहले फारसियों ने एथेंस को जला दिया था। आग कई दिनों तक धकती रही और उस भव्य नगर को राख में बदल दिया। आज भी खंभों और दीवारों पर जले हुए पत्थरों के निशान साफ दिखाई देते हैं। किंवदंतियां कहती हैं कि उस आग के साथ परसेपोलिस का वैभव ही नहीं, बल्कि उसके देवताओं का क्रोध भी मुक्त हुआ। स्थानीय लोगों का मानना है कि रात के अंधेरे में खंडहरों के बीच हल्की हल्की चमक दिखाई देती है, मानो आग की लपटें अब भी जिंदा हों। कुछ यात्री दावा करते हैं कि उन्होंने वहां फुसफुसाहटें सुनी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अब भी अपने साम्राज्य की रक्षा कर रही हो। परसेपोलिस में पाए गए पत्थर के शिलालेख कई भाषाओं में लिखे गए हैं, जो साम्राज्य की विविधता और शक्ति का प्रमाण है। लेकिन इन्हीं शिलालेखों में कई जगह अधूरी पंक्तियां हैं, मानो कुछ संदेश जानबूझकर अधूरे छोड़े गए हों। क्या यह केवल संयोग है या फिर कोई ऐसा रहस्य जो अब भी दुनिया से छुपा हुआ है? 1980 में यूनेस्को ने परसेपोलिस को विश्व धरोहर घोषित किया। आज हजारों लोग यहां आते हैं, लेकिन जब वे विशाल खंभों के बीच खड़े होते हैं तो उन्हें केवल इतिहास नहीं, बल्कि एक गहरी खामोशी सुनाई देती है।
हवा के झोंकों के साथ लगता है जैसे पत्थर कोई गुप्त भाषा बोल रहे हों जिसे इंसान अब समझ नहीं पाता। परसेपोलिस हमें यह याद दिलाता है कि साम्राज्य चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक आग, एक युद्ध या एक निर्णय उन्हें खंडहर में बदल सकता है। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या यह आग केवल इंसानी प्रतिशोध थी या फिर देवताओं की इच्छा? और क्या इस राख में अब भी कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो दुनिया को हिला सकता है? नंबर 5, न्यूग्रेन्स। मिस्र के पिरामिडों से भी पुराना रहस्य। आयरलैंड की हरी भरी घाटियों के बीच बसा न्यूग्रेन्स केवल एक मकबरा नहीं, बल्कि ऐसा रहस्यमयी स्मारक है जिसने हजारों साल से इंसानों को हैरान कर रखा है। अनुमान है कि इसका निर्माण लगभग 3200 ईसा पूर्व हुआ था, यानी गीजा के पिरामिडों और स्टोनहेंज से भी पहले। एक गोलाकार टीले जैसी इस संरचना के भीतर बने पत्थरों के गलियारे और गुप्त कक्ष इसे और भी रहस्यमयी बना देते हैं। सवाल यही है, आखिर इतनी प्राचीन सभ्यता ने यह चमत्कार कैसे किया? न्यूग्रेन्स बाहर से देखने पर एक साधारण पहाड़ी लगता है, लेकिन इसके भीतर 19 मीटर लंबी एक संकरी सुरंग है जो आपको सीधा एक केंद्रीय कक्ष में ले जाती है। इस कक्ष की छत बड़ी बड़ी पत्थर की स्लैब से बनी है, जिन्हें बिना किसी गाड़े या सीमेंट के इस तरह जमाया गया है कि हजारों साल बीत जाने के बावजूद यह अब तक टिकी हुई है। इसमें इस्तेमाल हुए पत्थर लाखों टन वजन के हैं और कई दूर दराज इलाकों से लाए गए थे। सवाल उठता है, बिना किसी आधुनिक साधन के इन्हें कैसे ढोया गया और इतनी सटीकता से कैसे रखा गया? लेकिन न्यूग्रेन्स का सबसे बड़ा रहस्य इसकी खगोलीय संरेखण, एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट है। हर साल शीत अयनांत यानी 21 दिसंबर को उगते हुए सूरज की पहली किरण सीधे इस सुरंग में प्रवेश करती है और मुख्य कक्ष को रोशनी से भर देती है। यह घटना केवल कुछ मिनटों के लिए होती है और पूरे साल में केवल इसी दिन संभव है। यह सटीकता इतनी अद्भुत है कि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि न्यूग्रेन्स बनाने वाले लोग खगोल विज्ञान में गहरी समझ रखते थे। लेकिन यह ज्ञान उन्हें कहां से मिला? कई शोधकर्ताओं का मानना है कि यह जगह केवल मकबरा नहीं, बल्कि एक धार्मिक और खगोलीय केंद्र था। यहां लोग देवताओं की पूजा करते थे, मृतकों का अंतिम संस्कार करते थे और सूर्य की गति को समझते थे। स्थानीय किंवदंतियां कहती हैं कि यह स्थान दैत्य देवताओं का बनाया हुआ है, जिन्होंने पत्थरों को हवा में उड़ाकर यहां रखा। कुछ लोग तो इसे परग्रही सभ्यताओं से जोड़ते हैं, जो इंसानों को विज्ञान और आध्यात्मिकता का ज्ञान देने आए थे। न्यूग्रेन्स के आसपास कई अन्य छोटे स्मारक भी मिले हैं, जो इस पूरे क्षेत्र को एक विशाल धार्मिक परिसर की तरह दिखाते हैं। इन पत्थरों पर अजीब सी आकृतियां और ज्यामितीय डिजाइन उकेरे गए हैं, सर्पिल, वृत्त और तरंगों जैसी आकृतियां। आज तक कोई नहीं जान पाया कि ये प्रतीक क्या दर्शाते हैं। क्या ये सूर्य और चंद्रमा की गति का लेखा जोखा है या फिर कोई गुप्त भाषा जिसे हम अभी तक पढ़ नहीं पाए? 17वीं शताब्दी तक न्यूग्रेन्स लगभग भुला दिया गया था और घास फूस से ढका पड़ा था। जब इसे दोबारा खोजा गया तो लोगों ने इसे परियों का टीला और आत्माओं का घर कहा। स्थानीय लोग मानते थे कि रात के समय यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कभी कभी रोशनी की चमक भी दिखती है। वैज्ञानिक इसे भ्रम कहते हैं, लेकिन किंवदंतियां इसे देवताओं का संकेत मानती हैं। 1993 में यूनेस्को ने न्यूग्रेन्स को विश्व धरोहर घोषित किया। आज हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं, लेकिन शीत अयनांत की सुबह यहाँ मौजूद होना एक ऐसा अनुभव है जो जिंदगी भर याद रहता है। जैसे ही सूरज की पहली किरण पत्थरों के बीच से गुजरती है और अंधेरे कक्ष को सुनहरी रोशनी से भर देती है, हर व्यक्ति के मन में यही सवाल उठता है, क्या यह केवल इंसानों का बनाया हुआ है या फिर किसी और शक्ति ने इसमें हाथ दिया था? न्यूग्रेन्स हमें यह याद दिलाता है कि प्राचीन सभ्यताएं उतनी साधारण नहीं थीं जितना हम सोचते हैं। उनके पास ऐसा ज्ञान और आस्था थी जो समय की कसौटी पर आज भी रहस्यमयी है। यह स्थान केवल अतीत का गवाह नहीं, बल्कि एक ऐसा द्वार है जहां विज्ञान, धर्म और रहस्य सब एक साथ मिल जाते हैं। सवाल अब भी वही है, क्या यह सचमुच इंसानों की कारीगरी है या फिर इसमें देवताओं की कोई छुपी हुई शक्ति काम कर रही थी? नंबर 6, मेडिना।
अज आहरा, खोया हुआ स्वर्ग नगरी। स्पेन के कॉर्डोबा शहर के पास एक विशाल मैदान में बिखरे हुए खंडहर हैं, जिन्हें देखकर यकीन ही नहीं होता कि कभी यहां एक चमकदार राजधानी हुआ करती थी। यह है मदीना अजहारा, जिसे चमकता हुआ शहर कहा जाता था। 10वीं शताब्दी में खलीफा अब्दुल रहमान तृतीय ने इसे बनवाया था और यह उस दौर की सबसे आलीशान और भव्य नगरी मानी जाती थी। कहते हैं कि इसकी दीवारों के भीतर इतना वैभव था कि लोग इसे धरती पर बना हुआ स्वर्ग कहते थे, लेकिन आज यह केवल पत्थरों और टूटी दीवारों में बदल चुका है, एक रहस्य जो समय की धूल में दब गया। मदीना अजहारा का निर्माण खलीफा की शक्ति और समृद्धि दिखाने के लिए किया गया था। यहाँ महल, बाग बगीचे, स्नानागार, प्रशासनिक भवन और विशाल दरबार थे। संगमरमर की दीवारें, सोने और चांदी से जड़े दरवाजे और फव्वारों से बहता पानी, यह सब मिलकर इस शहर को जन्नत जैसा बना देते थे। यहाँ बने बागों को इस्लामी वास्तुकला का शिखर माना जाता था, जहां फूलों की खुशबू और बहते पानी की आवाज हर आगंतुक को मंत्रमुग्ध कर देती थी। लेकिन कहते हैं कि जितनी तेजी से यह शहर बना था, उतनी ही तेजी से मिट भी गया। महज 75 सालों में यह नगरी पूरी तरह नष्ट हो गई। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में आंतरिक संघर्ष और बर्बर आक्रमणों ने इसे जला दिया और लूट लिया। लोग इसे छोड़कर चले गए और धीरे धीरे यह वैभवशाली राजधानी खामोश खंडहरों में बदल गई। सवाल यह है कि इतना शक्तिशाली और समृद्ध शहर इतनी जल्दी क्यों गिर पड़ा? क्या यह केवल राजनीतिक संघर्ष था या फिर कोई शाप जिसने इसे निगल लिया? स्थानीय किंवदंतियां कहती हैं कि खलीफा ने इस शहर का निर्माण अपनी प्रिय पत्नी अजहारा के नाम पर किया था। माना जाता है कि उसने इस शहर को उसकी सुंदरता और प्रेम का प्रतीक बनाया था, लेकिन समय ने इस प्रेम कथा को भी खामोशी में बदल दिया। लोग मानते हैं कि आज भी चांदनी रातों में खंडहरों के बीच एक स्त्री की परछाई देखी जा सकती है, जो अपने खोए हुए महलों में भटक रही है। मदीना अजहारा की गलियों में घूमते हुए अब भी अजीब सी खामोशी महसूस होती है। टूटे हुए खंभे और जले हुए दीवारें यह बताती हैं कि यहाँ कभी कैसी रौनक रही होगी। पुरातत्वविदों ने खुदाई में यहाँ से गहने, बर्तन और सजावटी वस्तुएं पाई हैं, जो इसके वैभव की गवाही देती हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इतनी समृद्ध नगरी का जिक्र बहुत कम ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है, जैसे किसी ने जानबूझकर इसकी यादें मिटा दी हों। 20वीं शताब्दी में इसकी खुदाई शुरू हुई और तब जाकर दुनिया को इसका सच पता चला। 2018 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया। आज यहाँ आने वाले लोग केवल खंडहर नहीं देखते, बल्कि उस खोए हुए वैभव की कल्पना करते हैं जिसे कभी इंसानी हाथों ने गढ़ा था। मदीना अजहारा हमें यह सिखाती है कि वैभव और शक्ति स्थायी नहीं होते। चाहे कोई नगरी कितनी भी समृद्ध क्यों ना हो, अगर समय और परिस्थितियां खिलाफ हों तो वह पलों में खाक में मिल सकती है। लेकिन यह खंडहर अब भी अपनी रहस्यमयी आभा से लोगों को आकर्षित करते हैं। सवाल यही है, क्या यह शहर केवल इंसानी लालच और राजनीति की वजह से मिटा, या फिर किसी अदृश्य शक्ति ने इसे समय से पहले खत्म कर दिया? नंबर 7, गोबेकली टेपे, सभ्यता से पहले का रहस्य। तुर्की के दक्षिण पूर्वी इलाके में शानलियुर्फा शहर के पास एक पहाड़ी पर बसा है गोबेकली टेपे। इसे दुनिया की सबसे पुरानी धार्मिक संरचना माना जाता है, जिसकी उम्र लगभग 11,600 साल बताई जाती है। यानी यह गीजा के पिरामिडों और स्टोनहेंज से भी हजारों साल पुराना है। हैरानी की बात यह है कि यह स्मारक उस दौर का है जब इंसान न तो खेती करता था, न ही पक्के घर बनाता था। सवाल यही है, जब सभ्यता का जन्म ही नहीं हुआ था, तब इंसानों ने इतना जटिल और भव्य ढांचा कैसे बना लिया? गोबेकली टेपे में विशालकाय टी आकार के पत्थर खड़े हैं, जिनकी ऊंचाई 5 से 7 मीटर तक है और वजन 20 से 50 टन तक। इन्हें गोलाकार घेरे में सजाया गया है, मानो कोई प्राचीन मंदिर हो। इन पत्थरों पर शेर, बिच्छू, सांप, पक्षी और रहस्यमयी प्रतीक उकेरे गए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उस समय इंसान सिर्फ शिकारी और भोजन जुटाने वाला था, लेकिन यहाँ की नक्काशियां बताती हैं कि उनके पास कला, प्रतीकों और आध्यात्मिकता की गहरी समझ थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि गोबेकली टेपे का निर्माण संगठित समाज के बिना असंभव था।
इसका मतलब है कि इंसानों ने पहले धर्म और अनुष्ठान विकसित किए और खेतीबाड़ी और स्थायी बस्तियां बाद में आई। यह खोज मानव इतिहास की पूरी कहानी को बदल देती है। लेकिन सवाल यह है, इतना जटिल काम करने का ज्ञान उन्हें कैसे मिला? क्या यह केवल उनकी बुद्धि थी या फिर किसी और शक्ति ने उन्हें यह ज्ञान दिया? किंवदंतियों और मान्यताओं में कहा जाता है कि गोबेकली टेपे पर देवताओं का वास था। कुछ लोग इसे परग्रही सभ्यता से जोड़ते हैं। उनका कहना है कि इतनी बड़ी बड़ी चट्टानों को बिना औजार और पहियों के खड़ा करना संभव ही नहीं था। शायद किसी और दुनिया से आए प्राणियों ने इंसानों को यह तकनीक सिखाई होगी। स्थानीय लोग अब भी मानते हैं कि यहाँ एक अलौकिक ऊर्जा मौजूद है। कई पर्यटक बताते हैं कि जब वे इन पत्थरों के बीच खड़े होते हैं तो उन्हें अजीब सी कंपन महसूस होती है, मानो यह जगह अब भी जीवित हो। गोबेकली टेपे का एक और रहस्य है इसका दफन होना। करीब 8000 ईसा पूर्व में इस पूरे स्थल को मिट्टी और पत्थरों से ढक दिया गया था। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्या लोग इसे सुरक्षित रखना चाहते थे या फिर किसी डरावनी शक्ति से बचने के लिए इसे छुपा दिया गया? वैज्ञानिक अब तक इसका जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं। 1990 के दशक में जब इसकी खोज हुई तो पुरातत्व जगत हिल गया। इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंसान इतने पुराने दौर में इतनी उन्नत संरचना बना सकते थे। 2018 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया, लेकिन आज भी गोबेकली टेपे एक पहेली ही है। रात के समय जब चांद की रोशनी इन पत्थरों पर पड़ती है तो उनका साया रहस्यमयी आकृतियां बनाता है। ऐसा लगता है जैसे पत्थरों पर उकेरे गए जानवर अचानक जीवित हो उठे हों। कई स्थानीय लोग दावा करते हैं कि यहाँ रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, ढोल की थाप जैसी गूंज जो हवा में घुल जाती है। गोबेकली टेपे हमें यह याद दिलाता है कि इंसानी इतिहास वैसा नहीं है जैसा किताबों में लिखा गया है। यहाँ की चट्टानें हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि इंसान अकेला नहीं था। सवाल यह है, क्या यह जगह सचमुच इंसानों का पहला मंदिर है या यह वह स्थान है जहां देवताओं और इंसानों ने मिलकर इतिहास की शुरुआत लिखी थी? नंबर 8, ओस्टिया एंटिका, रोम का भूला हुआ बंदरगाह। रोम से कुछ ही किलोमीटर दूर टाइबर नदी के किनारे बसा ओस्टिया एंटिका कभी साम्राज्य की जान हुआ करता था। यह बंदरगाह शहर व द्वार था जहां से अनाज, मसाले, शराब और अनगिनत वस्तुएं पूरे साम्राज्य में पहुंचती थीं। दूसरी शताब्दी ईस्वी में जब रोम अपने चरम वैभव पर था, तब ओस्टिया की गलियां जीवन से भरी रहती थीं। व्यापारी, नाविक, सैनिक और साधारण लोग सब यहां से गुजरते थे। लेकिन आज यह जगह खामोश खंडहर है। टूटी हुई दीवारें और वीरान सड़कें जो कभी साम्राज्य की धड़कन थी। ओस्टिया की सबसे बड़ी खूबी थी इसकी योजनाबद्ध संरचना। चौड़ी सड़कों के दोनों ओर ऊंची ऊंची इमारतें जिनमें व्यापारी रहते थे। यहां बने अपार्टमेंट्स यानी इंसुले 4 से 5 मंजिल तक ऊंचे थे, मानो प्राचीन गगनचुंबी इमारतें। सार्वजनिक स्नानागार, थिएटर और मंदिर इसकी सांस्कृतिक समृद्धि को दिखाते थे। आज भी यहाँ का थिएटर इतना मजबूत है कि हजारों लोग इसमें बैठ सकते हैं और बीच में खड़े होकर तालियां बजाने पर उसकी गूंज चारों ओर सुनाई देती है। लेकिन ओस्टिया का असली रहस्य है इसकी अचानक हुई वीरानी। तीसरी शताब्दी के बाद धीरे धीरे इसका पतन शुरू हुआ। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नदी का मार्ग बदल गया और शहर का बंदरगाह बेकार हो गया। कुछ का मानना है कि समुद्र का स्तर बढ़ने से बाढ़ ने इसे तबाह कर दिया। वहीं कुछ का कहना है कि बार बार के हमलों और लूटपाट ने लोगों को इसे छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी वजह अकेले इसे नहीं समझा पाती। ऐसा लगता है मानो किसी अदृश्य शक्ति ने इस शहर से उसकी रौनक छीन ली। पुरातत्वविदों ने यहाँ खुदाई में कई अद्भुत चीजें पाई हैं। दीवारों पर रंगीन भित्तिचित्र, दुकानों के बाहर के साइन बोर्ड और घरों की फर्श पर बने मोजाइक जो आज भी चमकते हैं। एक जगह तो मछली की दुकान का मोजाइक मिला जिसमें इतनी बारीकी से चित्र बनाए गए हैं कि लगता है जैसे पत्थर पर जीवन जम गया हो। लेकिन इन्हीं खंडहरों में अजीब सी खामोशी छुपी है। जब कोई यात्री इन गलियों से गुजरता है
तो उसे महसूस होता है कि जैसे अभी भी भीड़ का शोर गूंज रहा हो। स्थानीय लोग मानते हैं कि रात के समय ऑस्टिया एंटिका में अजीब घटनाएं होती हैं। कुछ ने दावा किया है कि खाली सड़कों पर उन्हें घोड़ों की टाप सुनाई दी, जबकि वहां कोई नहीं था। कुछ कहते हैं कि थिएटर से हल्की सी गुनगुनाहट आती है, जैसे कोई अदृश्य समूह अब भी प्रस्तुति दे रहा हो। वैज्ञानिक इसे कल्पना कहते हैं, लेकिन जो लोग यह अनुभव कर चुके हैं वे मानते हैं कि यह शहर अभी भी अपनी आत्मा से जिंदा है। ऑस्टिया एंटिका को कभी रोम का छोटा रूप कहा जाता था, क्योंकि यहाँ वह सब कुछ था जो साम्राज्य की पहचान थी, व्यापार, कला, शक्ति और वैभव। लेकिन आज यह खंडहर हमें यह याद दिलाते हैं कि कोई भी साम्राज्य अमर नहीं होता। समय धीरे धीरे सब कुछ मिटा देता है, बस कहानियां छोड़ जाता है। आज जब आप इन गलियों में चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी और ही समय में पहुंच गए हों। टूटी हुई दीवारें और आधे गिरे हुए स्तंभ आपको घेर लेते हैं और आपके कानों में एक ही सवाल गूंजता है, क्या कभी ये गलियां फिर से जिंदा होंगी या हमेशा खामोश रहकर बस रहस्य सुनाती रहेंगी। नंबर 9, पोम्पेई, राख में कैद जिंदगी। इटली के नेपल्स के पास स्थित पोम्पेई दुनिया की सबसे रहस्यमयी पुरातात्विक जगहों में से एक है। यह वह शहर है जिसे 69 ईस्वी में माउंट वेसुवियस के भीषण ज्वालामुखी विस्फोट ने एक ही दिन में निगल लिया। लावा और राख की बाढ़ ने पूरे शहर को ढक दिया और यहाँ की जिंदगी अचानक थम गई। लेकिन अजीब बात यह है कि यही विनाश पोम्पेई को अमर बना गया। राख की मोटी परत के नीचे यह शहर लगभग पूरी तरह सुरक्षित रह गया, और जब इसे सदियों बाद बाहर निकाला गया तो मानो समय की घड़ी रुक गई थी। पोम्पेई में चलते हुए लगता है जैसे आप सीधे 2000 साल पीछे चले गए हों। यहाँ की गलियां, मकान, दुकानें, बाजार और सार्वजनिक स्नानागार अब भी वैसे ही खड़े हैं जैसे उस दिन थे। यहाँ तक कि दीवारों पर लिखी हुई घोषणाएं और रंगीन चित्रकारी भी सुरक्षित बच गई। सबसे रहस्यमयी दृश्य है वे मानव आकृतियां जिन्हें राख ने ढाल की तरह ढककर सहेज लिया। लोग भागते हुए, प्रार्थना करते हुए या अपने प्रियजनों को गले लगाते हुए उसी रूप में पत्थर की मूर्तियों जैसे बन गए। उन्हें देखकर लगता है कि जैसे उनका दर्द, उनकी चीखें आज भी हवा में गूंज रही हों। पोम्पेई का जीवन आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक था। यहाँ पानी की सप्लाई पाइपलाइन से होती थी, सार्वजनिक स्नानागार थे, थिएटर थे और एम्फीथिएटर में खेल तमाशे होते थे। यहाँ के भित्तिचित्र और मूर्तियां यह दिखाते हैं कि रोमन समाज कितना रंगीन और जटिल था। लेकिन इन्हीं चित्रों में कई ऐसे प्रतीक भी मिलते हैं जिनका अर्थ आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका। कुछ आकृतियां व धार्मिक अनुष्ठानों की ओर इशारा करती हैं, तो कुछ किसी गुप्त संप्रदाय की गतिविधियों को। वैज्ञानिकों ने ज्वालामुखी विस्फोट को प्राकृतिक आपदा कहा है, लेकिन स्थानीय किंवदंतियां इसे देवताओं का क्रोध मानती हैं। कहा जाता है कि शहर पाप और भोग विलास में डूब गया था और देवताओं ने इसे दंडित किया। कई लोग तो आज भी मानते हैं कि पोम्पेई की गलियों में रात के समय अजीब सी परछाइयां दिखाई देती हैं और कभी-कभी चीख जैसी आवाजें भी सुनाई देती हैं। पोम्पेई का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि राख में दफन होकर भी यह इतना सुरक्षित कैसे रहा। लावा ने सब कुछ नष्ट कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ की 748 में जब इसकी खुदाई शुरू हुई तो दुनिया दंग रह गई। अचानक लोग 2000 साल पुराने एक पूरे शहर में घूमने लगे, जहां सब कुछ वैसा ही था जैसा विनाश के दिन था। आज पोम्पेई यूनेस्को विश्व धरोहर है और लाखों लोग इसे देखने आते हैं। लेकिन जो यात्री इसकी गलियों में चलते हैं वे मानते हैं कि यह केवल इतिहास नहीं है, यह एक ऐसा जिंदा शहर है जिसकी आत्मा अब भी राख और पत्थरों के बीच कैद है। पोम्पेई हमें यह याद दिलाता है कि सभ्यताएं कितनी भी उन्नत क्यों न हो, प्रकृति के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं। लेकिन यह सवाल अब भी बाकी है, क्या पोम्पेई सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा का शिकार हुआ या फिर यह सचमुच देवताओं की सजा थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन राख में कैद परछाइयों की आत्माएं अब भी वहां भटक रही हैं, उन अधूरी सांसों के साथ जो कभी पूरी नहीं हो पाई? नंबर 10, बायाए, समुद्र में डूबा रोम का स्वर्ग। नेपल्स की खाड़ी के किनारे बसा बाया कभी रोमन साम्राज्य का सबसे आलीशान और विलासिता से भरा हुआ शहर था।
इसे उस समय का लास वेगास ऑफ रोम कहा जाता था, जहां सम्राट, सेनापति और रईस लोग अपनी छुट्टियां बिताने आते थे। भव्य विला, गर्म पानी के झरने, शानदार बाग बगीचे और समुद्र किनारे बने विशालकाय स्नानागार। बायां सचमुच धरती पर जन्नत जैसा था। लेकिन आज यह शहर आधा समुद्र में डूबा हुआ है और उसका वैभव खंडहरों में बदल चुका है। सवाल यह है कि इतनी रौनक से भरा यह नगर अचानक गुमनाम क्यों हो गया। बायां का इतिहास पहली शताब्दी ईसा पूर्व से जुड़ा है। यहां प्राकृतिक गर्म झरने थे जिनके पानी को उपचारात्मक माना जाता था। इसी कारण यहां आलीशान स्नानागार और महल बनाए गए। नीरो, सीजर और ऑगस्टस जैसे सम्राट यहां अपना समय बिताते थे। यह शहर केवल आराम और मनोरंजन का स्थल नहीं था, बल्कि राजनीति और षड्यंत्रों का भी अड्डा था। कहते हैं कि कई सम्राटों की किस्मत यहां लिखी और मिटाई गई। लेकिन इसके साथ ही बायां की छवि पाप और विलासिता से भी जुड़ गई। यहां की रातें शराब, उत्सव और ऐश्वर्य से भरी होती थीं। स्थानीय किंवदंतियां कहती हैं कि देवताओं को यह भोग विलास रास नहीं आया और उन्होंने शहर को श्राप दे दिया। धीरे धीरे बायां प्राकृतिक आपदाओं का शिकार बनने लगा। ज्वालामुखीय गतिविधियों और समुद्र के बढ़ते स्तर ने इसका बड़ा हिस्सा पानी में डुबो दिया। आज बायां का आधा हिस्सा समुद्र की सतह के नीचे है। एक अद्भुत अंडरवाटर पुरातात्विक पार्क, जहां गोताखोर प्राचीन विला, मूर्तियां और मोजाइक अब भी देख सकते हैं। डूबे हुए शहर के खंडहरों को देखकर ऐसा लगता है मानो समय पानी में कैद हो गया हो। साफ नीले पानी के नीचे संगमरमर के फर्श, टूटी हुई मूर्तियां और गलियारों के खंभे अब भी मौजूद हैं। कई गोताखोर बताते हैं कि समुद्र के भीतर तैरते हुए अचानक उन्हें ऐसा लगता है मानो कोई परछाई उनके पास से गुजरी हो। कुछ कहते हैं कि उन्होंने वहां अजीब रोशनी और फुसफुसाहटें महसूस की। क्या यह केवल भ्रम है या बायां की आत्माएं अब भी समुद्र में भटक रही हैं? बायां के ऊपर बने खंडहर भी उतने ही रहस्यमयी हैं। यहाँ के मंदिर और स्नानागार अब जर्जर हालत में हैं, लेकिन उनकी भव्यता अब भी झलकती है। कहा जाता है कि यहाँ कभी ऐसा गुंबद था जिसे देखकर रोम के आर्किटेक्ट्स ने बाद में पैंथियन का निर्माण किया। यानी बायां केवल आनंद का केंद्र नहीं था, बल्कि रोमन वास्तुकला का प्रेरणा स्थल भी था। समुद्र में डूबने के पीछे वैज्ञानिक कारण साफ हैं, ज्वालामुखीय गतिविधि और धरती की सतह का ढंसना। लेकिन रहस्य यह है कि इतनी बड़ी नगरी को लोग पूरी तरह क्यों छोड़ गए? क्यों इसे बचाने की कोशिश नहीं की गई? क्या यह सचमुच देवताओं का श्राप था? आज बायां का अंडरवाटर पार्क यूनेस्को की सूची में शामिल है और यह दुनिया की सबसे अनोखी पुरातात्विक जगहों में से एक है। यहां हर साल हजारों पर्यटक और गोताखोर आते हैं। लेकिन जब कोई समुद्र के भीतर उतरकर उन खंडहरों के बीच तैरता है, तो उसे महसूस होता है कि यह केवल एक खोया हुआ शहर नहीं, बल्कि समय और पानी में कैद एक रहस्य है। बायां हमें यह याद दिलाता है कि विलासिता और वैभव क्षणिक होते हैं। चाहे कोई शहर कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर वह संतुलन खो देता है तो समय और प्रकृति उसे मिटा देते हैं। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या बायां केवल प्रकृति की मार से डूबा या सचमुच यह देवताओं का दिया हुआ श्राप था? और क्या समुद्र की गहराइयों में अब भी इसका असली रहस्य छुपा हुआ है? तो दोस्तों, आज का सफर यहीं खत्म होता है। खंडहरों में छुपे ये रहस्य हमें यही सिखाते हैं कि वक्त कितना भी बदल जाए, अतीत कभी पूरी तरह मिटता नहीं। वो अब भी पत्थरों में, वीरान गलियों में और हवाओं की खामोशी में जिंदा है। मिलते हैं अगले सफर में एक और रहस्य के साथ। तब तक याद रखिए, इतिहास हमेशा चुप नहीं रहता, कभी कभी वो खुद बोल उठता है।